मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक्स के ऊपर। थोड़ा सा देखो, ट्रेडिशनल मोड से तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, दैट इज़ दी ऑन वाइट बोर्ड मेथड, दैट इज़ दी वेरी गुड फॉर द ऑफलाइन, बट इन केस ऑफ ऑनलाइन वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर आप लोगों को समझाने के लिए, कुछ नई चीज़ें बताने के लिए, कुछ कंसेप्ट को ये करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही चाहिए। एंड अगर हमारा किसी से कोई चीज़ फ़ायदा होती है, अगर हमें कोई कंसेप्ट किसी और मेथड से अच्छे से समझ में आता है, तो दैट इज़ द वेरी गुड थिंग। तो आज हम जो है वो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेथड से देखते हैं कि किस तरीके से हमको जो समझना है वो हमें आज टॉपिक डील करना है। ओके, तो क्या करना है, पहले तो मैं थोड़ा सा डिफ्यूजन के बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, फिर जो है वो हम ऑस्मोसिस के बारे में आएंगे। एंड ऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, दैट इज़ द प्लाज्मोलाइसिस, जो आज हमारा हुआ वही चीज़ को जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए इस डायग्राम में ऐसे अगर सॉल्ट डालने से क्या डिफरेंस होगा, क्या मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे, है ना। एक इमेजिनरी फॉर्म समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है वो जिस क्रिएटर ने इस डायग्राम को बनाया, बहुत ही बेहतर तरीके से सोच कर बनाया है, यानी इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का। ओके, अगर आप ये अंडरस्टैंड कर पाए या नहीं कर पाए वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा बाद में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा डिफ्यूजन की तरफ देख लेते हैं। तो देखो ये क्या है, इट इज़ द मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो है ये लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर इस डेफिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर देखो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स का, तो इसका फ्लो किधर होगा, इस तरीके से होगा। और इट इज़ नॉट दी, यू कैन से द वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इट मे बी दी मल्टी डायरेक्शनल फ्लो, वो हम बाद में देखें। ऑस्मोसिस का थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, सॉरी डिफ्यूजन का थोड़ा सा मैं पिछला पॉइंट जो है वो रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में फ़र्क समझ में आए कि किस तरीके से ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है। ओके, तो ये डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, आपके नोट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्यूट को मिक्स किया तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इसका ज़्यादा हो गया, और ये कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इस तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इस तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो मोमेंट किधर होगी, इस तरफ होगी मॉलिक्यूल्स की। ओके, तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखिए द रैंडम मोशन डिराइव्स इन डिफ्यूजन। देखो रैंडम मोशन मतलब क्या है कि डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, मतलब सिर्फ हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन अगर इस तरफ है तो इसका डायरेक्शन मॉलिक्यूल्स का कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो हो, उसका ये फ्लो नहीं होगा, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। उसके बाद में मूवमेंट बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, है ना, इस मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इन काइनेटिक एनर्जी के बेस्ड पर ही जो है वो उसका मूवमेंट होगा, बिकॉज इट डज नॉट, डिफ्यूजन इज द पैसिव प्रोसेस। पैसिव मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी नहीं लगेगा, जिसमें एटीपी जो है वो खर्च नहीं होगा। हेयर देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द यानी पैसिव मूवमेंट। ओके, पैसिव है, एक्टिव रहा तो उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। ओके, अब ये प्रोसेस कब तक चलता जाएगा, जब तक कि दोनों, मतलब कि अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेटेड एरिया था और ये लो था, तो दोनों जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, इक्वल नहीं हो जाते, आइसोटोनिक नहीं हो जाते, तब तक ये मोमेंट चलता रहेगा। ओके, तो देखिए अभी आज का हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन जो टाइटल है वो है ऑस्मोसिस। तो हमको ऑस्मोसिस से ही डील करना है यहाँ पर। तो ऑस्मोसिस है क्या, सबसे पहले समझ लीजिए ऑस्मोसिस के अंदर थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पर जो है वो वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर अभी ये जो डायग्राम्स है उसको भी मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब जो है ये मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि यहाँ वाटर का मूवमेंट है। अब ये किसके थ्रू होगा, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये किससे होने वाला है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब परमेबिलिटी क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो मैक्सिमम जो मेम्ब्रेन्स होती है, दे आर इट इज़ परमिएबल टू दी वाटर, वाटर के लिए होती है। तो देखो यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं वो भी हमको समझना पड़ेगा, परमेबिलिटी क्या कहते हैं ऑस्मोसिस समझने के, वो भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, रिमेंबर कि वाटर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज द सॉल्वेंट। वाटर क्या है, हमेशा सॉल्वेंट है ना।
और ग्लूकोज, स्टार्च, ये सब जो रहेंगे, सॉल्ट्स, ये सब रहेंगे सॉल्यूट। तो आपको मालूम है क्या होता है सॉल्यूट, सॉल्यूशन किसको कहते हैं हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना, सॉल्यूशन उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है किसका, सॉल्यूट का, और यहाँ कम है, तो ये वाटर जो है वो इस तरफ मूव होगा, और मूव होने के बाद देखिए कॉन्सेंट्रेशन वाटर का इधर बढ़ गया। कब, इस चीज़ को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन और कंसेप्ट हुआ। अभी हमको इसको समझना है और अच्छे से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इफेक्ट ऑफ वाटर बताने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं, आप उसे पहले समझ लीजिए। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सॉल्वेंट, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सॉल्वेंट अगर हम बात करेंगे तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन दी सॉल्वेंट, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। मतलब किसी, अगर एक 2 बीकर लेंगे हम, 2 बीकर के अंदर अगर एक के अंदर हमने कंसिडर किया कि 10 ग्राम चीनी डाला, दूसरे में 50 ग्राम चीनी डाला, तो बीकर ए में जो है वो 10 ग्राम चीनी है, बीकर बी में 50 ग्राम है चीनी, ठीक है, इसमें 10 ग्राम है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज दी, ये क्या हो जाएगा, ए जो है वो कम मीठा रहेगा, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, बी जो है वो ज़्यादा मीठा रहेगा, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। दैट इज़ द सिंपल वन, ओके। तो ये तो हमको समझ में आ गया किससे रिलेटेड है, दैट इज़ हम जो है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। उसके बाद में परमेबिलिटी के बेस पर 3 टाइप के मेम्ब्रेन हमको दिखती है ना, 3 टाइप की जो है वो मेम्ब्रेन हमको दिखती है। सबसे पहले रहेंगी परमिएबल, दैट इज़ इट कैन अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स एंड द पार्टिकल्स। सेमी परमिएबल मीन्स the membrane which can allow only, you can say, the selected particles or the molecules, that's what is called as the selectively permeable also. And the third one is the, क्या रहेगा, the third one is the impermeable, that means it never allow anything to the pass out, okay। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर के, अगर हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें, तो हमको सीधा सीधा दिखाई देगा। देखो यहाँ पर कि सबसे पहले हमको समझना है हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक मतलब क्या होता है, जहाँ सोल्यूट ज़्यादा होगा और वाटर लेवल कम होगा, मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा। मतलब फॉर एग्जांपल 100 ml वाटर है तो उसमें 100 ग्राम हमने शुगर डाल दिया, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया मामला। तो इसलिए जहाँ पर सोल्यूट जो है वो ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपो मीन्स लेस, तो हाइपो के अंदर क्या होगा, वाटर हाई होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द हाइपोटोनिक। एंड इन आइसोटोनिक बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड एज द आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे हाइपरटोनिक में, अगर हम रख दिए तो सेल में से वाटर जो है वो बाहर आएगा, ठीक है, सेल में से जो है वो वाटर क्या होगा, बाहर आएगा यहाँ पर, है ना, सेल में से जो H2O है वो बाहर आ जाएगा। आइसोटोनिक में रखे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वाटर जो है वो ना बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। बट अगर हम हाइपोटोनिक में रखते हैं तो वाटर जो है वो सेल के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लुक एट दिस, ऑस्मोसिस इन लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो देखो, एनिमल सेल अगर हमने यहाँ पर लिया, अगर इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, तो इसमें से क्या होगा, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर जो है वो बाहर जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एज दी एक्सॉस्मोसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉस्मोसिस। और जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये प्लाज्मोलाइसिस प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में हो रहा है, यानी वाटर जो है वो बाहर जा रहा है एक्सेसिव, इसको डाइल्यूट करने के लिए ऑस्मोसिस के थ्रू। अगर हम आइसोटोनिक में रखते हैं तो वाटर की एंट्री होंगी और एग्जिट भी हो जाएंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज, सिंपल रहेगा, नो चेंज, है ना, इक्विवेलेंट है, यानी दोनों भी प्रोसेस बराबर होती जाएंगी साइमल्टेनियसली। अब अगर हम बात करेंगे हाइपोटोनिक की, तो इसमें वाटर की अब एंट्री होती जाएंगी, सेल के अंदर वाटर की एंट्री होती जाएंगी और सेल कैसा बन जाएगा, टर्जिड बन जाएगा। तो इसे हम टर्जिडिटी का भी फिनोमिना बोल सकते हैं, ठीक है। तो टर्जिडिटी यानी किस में होंगी, टर्जिडिटी जो होंगी वो हाइपोटोनिक में, प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक में और आइसोटोनिक में नो चेंज, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली उस चीज़ को समझ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेलुलोज की सेल वॉल बता रहा है यहाँ पर ये, और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं कि किस तरीके से इस डायग्राम के अंदर जो है वो हमको क्या दिखने वाला है। देखिए यहाँ पर हाइपोटोनिक में रखे तो सेल्स कैसे बड़े हो गए, दिख रहे हैं आपको,
सेल्स कैसे बड़े हो गए, यानी ये सेल वॉल तो वैसे ही रहती, मैं आपको बोला था जैसे साइटोप्लाज्म देखो कितना बड़ा हो गया उसका, बट प्लाज्मोलाइसिस में देखो साइटोप्लाज्म कैसा श्रिंक हो गया, सेल वॉल इतनी बड़ी है और देखो यहाँ पर कैसे श्रिंक हो गया। तो नाउ ड्यू टू दिस प्लाज्मोलाइसिस द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल श्रिंक्ड, दैट इज द श्रिंकेज ऑफ सेल इन द hypertonic solution. But in case of hypotonic solution, the imbibition occurs, or you can say the turgidity of cell occurs. Okay, तो that is the next thing. RBC का यहाँ पर देख लीजिए, आइसोटोनिक में रखे तो क्या हो गया, हाइपरटोनिक में रखने से कैसा हुआ, ये फिनोमेना भी देख लीजिएगा। देन नाउ लुक एट दिस मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मतलब क्या होता है, तो अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या होता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी मैंने आपको बताया तीन चीज़ें, सेलेक्टिवली परमीबल मतलब सेमी परमियल, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड बाय लेयर का, इसमें से सिलेक्टेड चीज़ें बाहर जाएंगी, सिलेक्टेड चीज़ें अंदर आएंगी, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है या H2O है या डिफरेंट चार्ज है, ये सब इसमें से जाएंगे और बाहर आएंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी सेमी परमिएबल। अब इस पे ऊपर जो है वो 4 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द परमेबिलिटी। फर्स्ट है लिपिड सोल्युबिलिटी, अगर मॉलिक्यूल लिपिड सोल्यूबल है तो वो फास्ट जो है वो ट्रैवल कर जाएगा, बिकॉज दीज आर दी फॉस्फोलिपिड्स, ये सब क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है। मॉलिकुलर साइज, अगर मैक्रो मॉलिक्यूल है तो लेट जाएगा, और समझो माइक्रो मॉलिक्यूल रहा तो क्या हो जाएगा, जल्दी चला जाएगा। पोलैरिटी, अगर उस पर चार्ज है, चार्ज और पोलैरिटी मतलब तो वो भी उसमें हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस पर इफेक्ट करेंगी, जो कि हमारा वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट ऐसे ही आपको बता दिया मैंने। ओके, तो नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल। चलो ये स्लाइड जो पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बात की बात है, तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन वगैरह मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का जो है वो कंसेप्ट है पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। इसके आगे का जो है वो लेक्चर मैं आप लोगों को अलग से बना कर दूंगा पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो होपफुली आप लोगों को ये परमेबिलिटी तक ऑस्मोसिस का, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, टर्जिडिटी वगैरह का कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर डाउट फिर से किसी का क्लियर हो गया होगा तो दैट इज़ वेरी गुड। ओके, और रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो कमेंट में लिख दीजिएगा या मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।